हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास दो टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और टर्म्स की जो वीडियोस हम कर रहे हैं उसके अंदर दो टॉपिक है, महालवाड़ी क्या होता है और इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, चलिए इनको देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास महालवाड़ी। महालवाड़ी एक सिस्टम है, ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम यूज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे यूज़ होने वाला एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। कंसिडर द विलेज एज अ सिंगल यूनिट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन विद द विलेज हेडमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस सबमिटिंग दैम टू द अथॉरिटीज़। क्या होता था इसमें कि जो एक विलेज होता था, हर एक विलेज को एक यूनिट मान लिया जाता था। दैट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती थी। विलेज कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन विद द विलेज हेडमैन, और हर विलेज में एक हेडमैन होता था उस विलेज का, जो रिस्पॉन्सिबल होता था कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड सबमिटिंग टू द अथॉरिटीज़। टैक्स कलेक्ट करता था और अपनी अथॉरिटीज़ को, जो ब्रिटिशर्स होते थे, उन्हें सबमिट कर दिया जाता था। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ महालवाड़ी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। वॉट इट वॉज एग्जैक्टली, क्या था क्या ये? The Mahalwari system was one of the three main land revenue system implemented by British India. Alongside the ज़मींदारी, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी, यानी कि तो ज़मींदारी था, एक रैयतवाड़ी था और उसमें से एक था महालवाड़ी। ये तीन इम्पोर्टेंट सिस्टम थे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इम्प्लीमेंट किए गए थे। उनमें से एक था महालवाड़ी, इसके बारे में हम देख रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी हाउ इट वर्क। ये काम कैसे करता था। द वर्ड महालवाड़ी कम्स फ्रॉम हिंदी वर्ड महाल, मीनिंग अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो जो महालवाड़ी वर्ड है वो आया है हिंदी वर्ड महाल से, जिसका मतलब होता है विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज। ओके, तो इसका मतलब होता है विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज। फिर द एंटायर विलेज वॉज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। जो पूरा जो विलेज होता था उसको सिर्फ सिंगल यूनिट माना जाता था, जैसा कि हमने अभी देखा। फिर रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन, जो सिंगल यूनिट होता था इसी से रेवेन्यू असेसमेंट और कलेक्शन की यूनिट माना जाता था। फिर आता है विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन ऑल्सो कॉल्ड लंबरदार्स और नंबरदार्स were responsible for collecting revenue from the villagers and submitting it to the government. जो विलेज हेडमैन होता था उसके दो नाम भी होते थे, नंबरदार भी बोलते थे उसे, नंबरदार भी बोलते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विलेज हेडमैन को क्या बोलते थे महालवाड़ी सिस्टम में। ओके, वर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। जो हेडमैन था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमने देखा। फिर रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द टोटल प्रोड्यूस ऑफ महाल विलेज, यानी कि उस विलेज में जो टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड थी वो फिक्स्ड की जाती थी, अलग अलग विलेज की डिफरेंट। ओके, फिर आता है एरियाज वेयर इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। द मालवाड़ी सिस्टम वॉज प्रोमिनेंटली इन द पार्ट ऑफ द गंगेटिक वैली। ओके, गंगेटिक वैली जो ऊपर वाला पार्ट है। फिर उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। तो गंगेटिक वैली में किया गया। ओके, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और सेंट्रल इंडिया में और पंजाब में ये सिस्टम लागू किया गया, क्योंकि यहाँ पे फसल अच्छी होती थी। ये भी एक रीज़न था इसके पीछे, और अच्छा रेवेन्यू यहाँ से मिलता था। तो इन्हीं एरियाज में ये सारा इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। द महालवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 19th सेंचुरी एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। जैसा कि हमने देखा, एफर्ट्स टू रिफॉर्म लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था पुराने टाइम से चला आ रहा था, उसको रिफॉर्म करने के लिए हर एक गवर्नमेंट अपनी अपनी तरीके से प्रयास करती है, तो महालवाड़ी सिस्टम भी उसमें से एक था। इट वॉज डिवाइज्ड बाय
होल्ट मैकेंजे, ये चीज़ आप ये नाम ध्यान रखना है, होल्ट मैकेंजे ने इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किया था, डिवाइस किया था इन 1822 इम्पोर्टेंट साल है, उसी साल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड रिन्यूड अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके अंडर इसे रिन्यू किया गया 1833 में, 10 साल बाद। ओके, इट एम्ड टू क्रिएट अ more flexible and community-based approach to land revenue collection, but it also had its drawbacks. कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कम बनता है। ये ज़्यादा चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है। और ड्रॉबैक्स, ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच थी रेवेन्यू कलेक्शन जो महालरी सिस्टम है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट महालरी सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट प्रायोरिटाइज अ नेशंस इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एडवोकेट्स फॉर स्टेट्स intervention to protect and promote domestic industries, businesses, often at the expenses of free trade and international cooperation। देखिए थोड़ा सा अलग सब डिफरेंस का सिस्टम है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, इसके अंदर क्या है कि प्रायोरिटाइज किया जाता है नेशंस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसा कि सभी में किया जाता है, लेकिन जो नेशंस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाता है, उन्हीं पे ध्यान दिया जाता है कि हमारे नेशंस के का भला किस में होता है, फ़ायदा किस चीज़ में हो सकता है। फिर एडवोकेट फॉर स्टेट्स इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम उठाया जाता है। फिर ऑफन टू एक्सपेंस द फॉर फ्री ट्रेड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें ट्रेड को बढ़ा करके इंक्रीज़ करके चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है और बिजनेसेस हैं उनको सेव करने की कोशिश की जाती है। दिस वाज द इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसके कोर बेनिफिट्स देखते हैं कि मेन बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं। नेशनल सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी। इकोनॉमिक नेशनलिस्ट बिलीव दैट अ नेशन शुड स्ट्राइव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन की इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज। इसका मानना है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ की रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो नेशन है उसको ही सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत उससे हो सकती है, किसी और के ऊपर उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये कोर बेनिफिट होता है कि सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर आता है प्रोटेक्शनिज्म। दे एडवोकेट्स फॉर पॉलिसीज लाइक टैरिफ्स, सब्सिडीज एंड कोड्स टू शील्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन्स, यानी कि फॉरेन जो कॉम्पिटिशन्स होता है, अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, हमारे यहाँ पे बिज़नेस करना है तो इस तरीके की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, ये ट्रेड और टैरिफ देने पड़ेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, उन सभी से बचाता है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ कदम बढ़ाता है। और नेशन जब सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगा तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से मंगवाने की, और ये हमारी जो इकोनॉमी है उसे ग्रो करेगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो कि इसका फ़ायदा हमें बताता है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोर बेनिफिट। और बेनिफिट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन। इसके अंदर स्टेट का इंटरवेंशन होता है। इकोनॉमिक नेशनलिस्ट बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ significant role in guiding and shaping the economy to serve nation interest। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ज़रूरी है, ऐसा मानते हैं जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के जो बिलीवर्स हैं वो, क्योंकि गवर्नमेंट जब इंटरवीन करेगी तो ये शेप करेगा और गाइड करेगा जो देश की इकोनॉमी है उसको स्मूथली। ओके, फिर नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफन इंटरवीन्स with broader nationalist sentiments, emphasize the importance of nation's economy and strength and independence। यानी कि जो नेशन की जो आइडेंटिटी है उसमें ग्रो होने वाली बात कर रहा है कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स होंगे एम्फसाइज करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशंस इकोनॉमी और स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस। नेशन की इंडिपेंडेंस ज़्यादा एरिया में बढ़ेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इम्पोर्टेंस पे फोकस होगा।
नेशन की आइडेंटिटी इंक्रीज़ करेगा, एक और बेनिफिट हो गया। ओके, तो ये दोनों और 4 बेनिफिट्स हमने देख लिए। फिर देखते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट। 19th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इमर्ज इन 19th सेंचुरी विद थिंकर्स लाइक फ्रेडरिच लिस्ट आर्गिंग फॉर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी टू फोस्टर नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। तो फ्रेडरिक लिस्ट थे, इन्होंने आर्ग्यू किया कि इस तरीके का पॉलिसी बनाई जाए जहाँ पे इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हो, और उसे हम नेशनल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहेंगे। ओके, तो दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और देख लेते हैं कि आज के टाइम पे ये कहाँ पे है। मॉडर्न ट्रेजरी इन द रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ resurgence of economic nationalism with countries like United States and others adopting protectionist measure in the response of globalization and economic challenges। देखा होगा आपने कई सारे कंट्री जैसे कि यूएसए है, सभी चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट है, कहीं से कुछ बाहर मंगाना नहीं सकते हैं, तेल भी ये स्टोर करके रखते हैं अपने पास कई सारा, खुद भी निकालते हैं खुद तो शायद। और इस तरीके की चीज़ों में जब सेल्फ सफिशिएंट है ये, तो ये अपनी जो इकोनॉमी है उसको प्राउडली इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो ग्लोबलाइजेशन का जो चैलेंजेस हैं उनसे ये अपनी इकोनॉमी को बचा रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम पे इस तरीके की कंट्रीज़ इकोनॉमिक नेशनलिज्म का यूज़ करके अपनी कंट्रीज़ को सेव कर रही है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ें, बताएं उसमें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कॉन्सेप्ट्स आपको इजी वे में समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपको लगता है इस वीडियो को देख करके, प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करें। आपका एक लाइक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।